नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। लेकिन एक सूचना मैं आपको दे दूं कि 1 मई से, फर्स्ट ऑफ मई से हम लोग क्या काम करेंगे कि लाइव क्लास आपके लिए करेंगे। अभी तो ये प्रीमियर में वीडियो चलता है। 1 अप्रैल से मेरा ये प्लान है कि 10:30 पे 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग के 10:30 AM पर मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम आपसे जो है लाइव जुड़ करके जो है आपसे करंट की क्लास को लिया करें। ये मेरा प्लान है। इसमें क्या होगा कि आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रश्न आपके होंगे, जो चीजें होंगी उस पर भी डिस्कस हो जाएगा और बाकी करंट इश्यूज भी हम लोग क्या किया करेंगे, करंट के लिया करेंगे। हालांकि उसके बाद 4 बजे हम लोग फिर से लाइव आया करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग वाली जो क्लास हमारी है सुबह वाली, वो हम क्या काम करेंगे, लाइव करेंगे। और शाम को 4 बजे कुछ अन्य आर्टिकल या कुछ अन्य मुद्दे आपके जो होंगे उन पर हम लोग आपसे बातचीत क्या करेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। आप लोग बताइए कि सुबह 10:30 बजे जो है जो लाइव मैं आऊंगा करंट क्लास करना, ये आपके लिए अभी सही रहेगा कि नहीं? आप लोग कितने लोग हैं जो इस बात से मेरे सहमत हैं? प्लीज आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए कि हां सर, लाइव वाली क्लास 10:30 बजे वाली सही रहा करेगी। प्लीज आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब सीधे आते हैं आज के टॉपिक पर। भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है? ठीक है, और मैं हूं आपके सामने हृदय मिश्रा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपको जो मैंने कल दिया था पूछने के लिए, बताने के लिए, भाई बताओ गौतम बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? सभी लोग जानते हैं प्राकृत भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको UNSC बोलते हैं, सुधार भारत का दृष्टिकोण एवं अद्यतन स्थिति। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, भारत अस्थायी सदस्यता की मांग लंबे समय से कर रहा है और भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के पक्ष में कई सारी कंट्रियां हैं जो भारत का सपोर्ट कर रही हैं कि भाई ठीक है, भारत को दरअसल अस्थायी सदस्यता जो है प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इन सभी 5 देशों के पास में अपनी अपनी एक वीटो पावर होती है। उस वीटो पावर में अगर एक भी देश चाहता है कि कोई देश शामिल नहीं होगा अस्थायी सदस्यता में, तो उसका वीटो काम आता है और वो देश शामिल नहीं होता है। चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को नहीं चाहता है, परमानेंटली अस्थायी सदस्यता के रूप में चाहता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी अलग से श्रेणी बनाई जाने की, एक कैटेगरी अलग से बनाए जाने की बात कही जा रही है और भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। जैसे कि इसको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में अगर मैं आपको ले जाऊं, तो इतिहास के पन्नों में अगर हम बात करें तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा अंग्रेज देना चाहते थे भारतीयों को, लेकिन भारतीयों ने क्या कहा, नहीं, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता है, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहता है कि भैया हमको लालच मत दो तुम कि 4 अस्थायी सदस्य इसमें अलग से बन जाएंगे कैटेगरी बी के रूप में। नहीं, हमको अस्थायी मेंबरशिप चाहिए, हमको परमानेंटली मेंबरशिप चाहिए। इसलिए कुछ अभी यहां पर बातें हो रही हैं। ठीक है, वर्तमान संरचना 1945 की भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिकल वास्तविकताओं को दर्शाती है, जिसमें केवल 5 अस्थायी सदस्य P5 के नाम से, जिसमें आपका कौन कौन से हैं? अमेरिका आता है, आपका रूस है, चीन है, फ्रांस और ब्रिटेन है। ये 5 इसके क्या है? परमानेंट मेंबर हैं। इसमें इस P5 में जो है इंडिया को शामिल करने की बात कही जा रही है और इनमें से रूस के अड़ंगे केस के वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा। बाकी सभी 4 कंट्रियां भारत को जो है क्या चाहती हैं कि शामिल हो। इनके पास, सबके पास वीटो है। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लंबे समय से UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में व्यापक सुधार और अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। वर्तमान संदर्भों की अगर बात करते हैं कि ये चक्कर है क्या फिलहाल के लिए, तो अभी क्या हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के अस्थायी जो प्रतिनिधि हैं, कौन है? पर्वत नैनी हरीश। क्या कौन है? पर्वत नैनी हरीश ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधारों पर भारत और G4 में आपके भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का पक्ष स्पष्ट किया है। भारत ने यह कहा है कि भाई 2 टियर अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सुधार प्रक्रिया को गति देने के लिए लचीला रुख अपनाते हुए वीटो पावर के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सहमति व्यक्त की है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई जा रही है, एक अस्थायी सदस्यता 5 मेंबर जो है और G4 के नाम से एक अलग कैटेगरी। यह बात इसका विरोध करा कि भैया इससे तो अपना मामला बिगड़ जाएगा। ये क्या होगा कि भाई अब ये तो
प्राथमिकताओं वाला बात हो जाएगी कि ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है, जो 5 मेंबर होते हैं उनमें से हमको एक सदस्यता दे दीजिए आप, ठीक है, या बाकी जिनको जिनको शामिल करना है। 2 टियर अस्थायी सदस्यता, 2 टियर या 2 सदस्य या 2 स्तरीय अस्थायी सदस्यता का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों को शामिल करने की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नए अस्थायी सदस्यों को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन उन्हें वर्तमान P5 देशों के समान वीटो पावर नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो 5 कंट्री जो अभी आपने यहां पर देखी हैं, ये 5 कंट्री तो रहेगी P5, लेकिन जो एक अलग जो एक कैटेगरी बनाई जाएगी अलग से, उस कैटेगरी में उनको भी, जैसे भारत को अगर माना कि शामिल कर लिया गया, भारत को, ब्राजील को शामिल कर लिया गया, तो ये अस्थायी सदस्य तो रहेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन इन जो कैटेगरी सेकंड होगी, इस कैटेगरी सेकंड को जो है वीटो पावर नहीं मिलेगा। भारत इसका विरोध कर रहा है कि इससे तो और दिक्कत बढ़ेगी, आपने कैटेगराइजेशन कर दिया, अल्टीमेट तो है तो पावर आपके पास ही भैया। वही बात डोमिनियन स्टेट वाली कि असली सत्ता तो रहेगी ब्रिटेन के पास, हम तो बस झुंझुना लेके घूमेंगे। भारत इसका विरोध कर रहा है कि बॉस ये जो आप सेकंड कैटेगरी बना रहे हो ये मत बनाइए, हमको परमानेंटली जो है क्या करिए, सदस्यता दीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए, यही इसी बात का विरोध हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं और जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। भारत का तर्क है कि यह व्यवस्था सुरक्षा परिषद के भीतर अस्थायी सदस्यों की 2 अलग अलग श्रेणियां, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी बना देगी। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और इससे परिषद की कार्यप्रणाली में कोई वास्तविक या लोकतांत्रिक सुधार, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसी बात को लेकर के ये जो 4 कंट्री हैं अपने आप में, भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये एक दूसरे को सदस्यता जो है स्थायी लेने की बात कहती, सपोर्ट करती रहती है अपने आप पे, ठीक है। G4 देशों ने प्रस्ताव दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार और विस्तार के बाद नए अस्थायी सदस्य कम से कम अगले 15 वर्षों तक समीक्षा प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, वीटो पावर का उपयोग करने के अधिकार की मांग नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर रखी गई हैं, बताइए भाई। बाकी ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ खासा नहीं है, मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब बोलिए भाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं जिन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए अस्थायी सदस्यों के लिए वीटो पावर को 15 वर्षों तक टालने के G4 प्रस्ताव का समर्थन किया है? पर्वत नैनी हरीश, रुचिरा काम्बोज, TS तिरुमूर्ति या फिर सैयद अकबरुद्दीन? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपने आप में TS, ये पर्वत नैनी हरीश, ये A इज द राइट आंसर, ठीक। चलो, विश्व कला दिवस ये दरअसल हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इस को जो है, जो कला दिवस है, वर्ल्ड आर्ट डे है, इसको पहली बार 2012 में इसको जो है मनाया गया था, जो मुझे याद आ रहा है, कहीं पर हमने इसको लिखा भी होगा संभवतः, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल 15 अप्रैल 2012 को उसको पहली बार इसको मनाया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड आर्ट डे, आप लोग भी आर्ट्स के प्रेमी होंगे डेफिनेटली, ठीक है। यह दिवस दरअसल मानव रचनात्मकता, नवाचार यानी कि इनोवेशन, सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक प्रमुख उत्सव है और कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त माध्यम है जो समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को गहराई से क्या करती है, अभिव्यक्त करती है अपने आप में। तो ये सारी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। चलिए, इसके हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो विश्व कला दिवस की स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय कला संघ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, IAA के द्वारा की गई थी। IAA संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ आधिकारिक साझेदारी में कार्य करने वाला एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है, जिसको हम NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, NGO से एक बात मैं आपको और यहां पर स्पष्ट कर दूं कि जो NGO शब्द है, ये अगर आप PCS के सिलेबस में अगर आप जाएंगे, PCS के और UPSC के सिलेबस में अगर आप जाएंगे, तो जो मेंस का पेपर आपका है, मेंस में जो आपका पेपर सेकंड है आपका, उस पेपर सेकंड में आपको NGO के बारे में आपको पढ़ना होगा। NGOs के, NGO हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं और आप में इसमें इन टॉपिक में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो एक काम करिए, टास्क के रूप में आप जो है क्या करिए, ये टॉपिक नोट करिए कि भाई NGO और प्रेशर ग्रुप, दो आपको चीजें याद करनी, एक NGO पढ़ना है आपको, ठीक है, ये टास्क है आपका, NGO पढ़ लेना है, और प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप है मेंस का टॉपिक, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा। जैसे मैंने एक बार आपको याद कराया था आपको कि भाई गवर्नेंस है टॉपिक तो मेंस का, लेकिन प्रश्न आएगा, और अगली बार PCS की 24 की परीक्षा में या 25 में शायद गवर्नेंस पर प्रीलिम प्रश्न पूछा गया था।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे टॉपिक होते मेंस के हैं लेकिन पीसीएस में पूछ जाते हैं। इसलिए एनजीओ और प्रेशर ग्रुप, क्या प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है भाई साहब, यहां से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, चलिए 15 अप्रैल की तिथि का चयन क्यों किया गया था भाई साहब, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो 15 अप्रैल की तिथि का चयन इतावली पुनर्जागरण, क्या इतावली पुनर्जागरण के महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी कौन और कलाकार लियोनार्दो दा विंची, क्या लियोनार्दो दा विंची के जन्मदिन यानी कि 15 अप्रैल 1452 के उपलक्ष्य में किया गया है, ठीक है। और लियोनार्दो दा विंची को विश्व शांति, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, सहिष्णुता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे कला, विज्ञान, नवाचार के अद्वितीय संगम थे का प्रसिद्ध करते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में मोनालिसा और द लास्ट सपर जो है शामिल हैं अपने आप पे। तो इनके बारे में भी आपको 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए ऐसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स, है ना, उसको एकदम से बढ़िया तरीके से करने के बाद, ठीक है। ये सब बाकी इसके महत्व और उद्देश्य लिखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से फैक्चुअल डेटा तो नहीं आएगा लेकिन हाँ उद्देश्य वगैरह कभी कोई पूछ लेता है तो आप इसको एक बार अपने स्लाइड में देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलिए बस अब आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, बताओ एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। विश्व कला दिवस प्रत्येक 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तिथि का चयन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था, ठीक है। तो पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची, विसेंट वैन गॉन्ग। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भारत का निर्यात प्रदर्शन जो है अभी क्या हुआ है, इसमें भारत के निर्यात प्रदर्शन में एक अभूतपूर्व जो है वृद्धि देखने को मिली है और यह बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025-26, ठीक है, में निर्यात के मोर्चे पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत का कुल निर्यात, ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाएं मिला करके पहली बार 860 अरब डॉलर यानी कि लगभग जो है ये इतना बिलियन जो है डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। ये बड़ी बात है। यह उपलब्धि भारत के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में भारत की बढ़ती हुई साख को दर्शाने का काम करता है। अब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो ये चूंकि तारीफ वाली बात है तो अगर आपने मेंस में इसको ऐड ऑन कर दिया तो आपको बढ़िया नंबर वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए कुल निर्यात की हम बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात जो है आपका 804.09 अरब डॉलर रहा है। अब यही प्रश्न पूछ लेगा आप एग्जाम में कि बताओ हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात कितना था। 4-5 आंकड़े आपको दे देगा तो आपको एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आंकड़ा आप यहां पर देख पा रहे हो ये पिछले वर्ष यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल जो ईयर था 2024-25 का, उसमें 825.26 अरब डॉलर की तुलना में कितना ज्यादा है, 4.22% की सकारात्मक वृद्धि है। यानी इतनी वृद्धि की है सरकार ने, मतलब भारत ने। तो अब ये वृद्धि पूछ सकता है और कुल कितना जो है हो गया है निर्यात, ये इसमें पूछ सकता है। परसेंटेज में पूछ सकता है कितनी वृद्धि हुई है और कितना वर्तमान में हो गया, वो डेटा आपको पूछ सकता है। यहां पर दोनों दिखाया गया है। अगर हम वस्तु निर्यात की बात करते हैं तो भारत का वस्तु निर्यात 437.70 अरब डॉलर से बढ़कर के 441.78 अरब डॉलर हो गया है। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, ठीक है, और हस्तशिल्प और अलग अलग इसमें जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे योगदान। तो ये भी क्या है अपने आप एक बड़ी बात है, ठीक है ना भाई। चलिए सेवा निर्यात, सर्विस एक्सपोर्ट। भारतीय सेवा क्षेत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 418.31 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया है जो पिछले वर्ष 387.55 अरब डॉलर था। इनमें मुख्य रूप से आईटी, बिजनेस कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवा का दबदबा रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं। बाकी क्यों बढ़ रहा है निर्यात वृद्धि के क्या प्रमुख कारक है, तो व्यापार समझौते अलग अलग हो रहे हैं, आप जानते होंगे। बहुत सारे अलग देशों के साथ में हुए समझौते। एफटीए एक बड़ा मुद्दा रहा है, आप जानते होंगे। क्षेत्रीय विविधता रही है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाएं, इनकी वजह से जो है निर्यात में वृद्धि हुई है। और अगर हम व्यापार घाटा की बात करते हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में व्यापार घाटा भी प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने डेटा यहां पर आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ डेटा थे। अब इन सब डेटा का इस्तेमाल करेंगे ना अपने मेंस में, नंबर बढ़िया मिलेंगे। अब आप लोग कई बार कहते हैं सर मेंस हमने दिया, सर नंबर बढ़िया नहीं आए, क्योंकि आप करंट के टॉपिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप लोग।
मैं बार बार कहता हूं कि करंट केवल प्री का टॉपिक नहीं है, यहां पर आपको डिटेल्स में सब कुछ आपको पढ़ना होता है, तो ये बात आप ध्यान रखा करिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, बन जाएगा। बताओ प्रश्न क्या है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल निर्यात यानी कि वस्तु एवं सेवाओं को मिलाकर के भारत ने लगभग कितना ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है या छू लिया है? 776 अरब डॉलर का, 825 अरब डॉलर का, 970 अरब डॉलर का, या फिर 860 अरब डॉलर का? या तो ये होगा या तो ये होगा, बी और डी में से एक हो सकता है। बताओ, मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है, एक ऑप्शन दे दिया है, क्या बता दीजिए क्या हो जाएगा? बी या डी में से क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही पॉइंट, दूसरा सेकंड पॉइंट था, तो अब इतना आसान तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, 1 मई से हम लोग लाइव रहा करेंगे 7 बजे क्लास, इस क्लास को, तो आप लोग खुश है ना उस बात से? हैप्पी कि नहीं हैप्पी है? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर से कि 10:30 बजे हम लोग क्लास ये वाली लाइव क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आप उसको जल्दी बताइएगा मुझे। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और मलयालम फिल्म अच्छपाज एल्बम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन कार्यरत प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड एनएफडीसी क्षेत्रीय और कलात्मक सिनेमा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हाल ही में ये जो आपका है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ने अपनी नवीनतम मलयालम फीचर फिल्म अच्छपाज एल्बम, ठीक है, ग्रैंपास एल्बम को प्रदर्शित करने की घोषणा कर दी है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में रचनात्मकता, पारिवारिक मूल्यों और मनोरंजन के एक अनूठे संगम का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। शीर्षक कौन है इसके भाई साहब? इसके शीर्षक इसके हैं अच्छपाज एल्बम मलयालम, ग्रैंपास एल्बम अंग्रेजी में है, भाषा इसकी मलयालम रहेगी। निर्माणकर्ता जो एजेंसी है वो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड एनएफडीसी है। निर्देशन किसके अंतर्गत में हुआ है? निर्देशन हुआ है नवोदित निर्देशिका दीप्ति पिल्लई शिवन द्वारा किया गया। कथा एवं पटकथा की अगर बात करेंगे तो फिल्म की कहानी संजीव शिवन, अनिर्बाण भट्टाचार्य और उमेश नायर द्वारा संयुक्त रूप से इसमें लिखी गई है, ठीक है। कथानक और विषय वस्तु की बात करें तो यह फिल्म मुख्य रूप से समय यात्रा की अवधारणा और फैंटेसी कर दीजिएगा, ठीक है, फैंटेसी होगा। फैंटेसी पर आधारित एक पारिवारिक ड्रामा है। कथानक का मुख्य केंद्र एक पिता और पुत्र के बीच का संबंध है। कहानी के अनुसार भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण पिता और पुत्र एक दूसरे के जीवन जीने लगते हैं, ठीक है। यह स्थिति पीढ़ीगत बदलाव, जीवन के दृष्टिकोणों और पारिवारिक संवेदनाओं की एक मर्म स्पर्शी और हास्यपूर्ण पड़ताल प्रस्तुत करती है। यह फिल्म अतीत को पुनः जीने और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के मानवीय आकर्षण को भी दर्शाती है। पिता पुत्र का गुण निभाएगा और पुत्र पिता का। जैसे कई बार कहते हैं ना, पापा आप नहीं समझोगे, तो पापा कहें अच्छा ठीक है हम नहीं समझेंगे, चलो मान लेते तुम पापा हो हम बेटे हैं, अब बताओ, है ना। तो कई बार हम पिता की गलती देते हैं, है ना, गलती पिता की नहीं होती बॉस, ठीक है। अपने अनुसार वो हमेशा सही रहते हैं, हम तेज भाग रहे हैं अपने, है ना। जब हमें एक पिता कुछ समझाते तो हम तेज भागते हैं, है ना। चलिए खैर, एनएफडीसी चूंकि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम चर्चाओं में है तो इसकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एनएफडीसी यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना भारतीय फिल्म उद्योग में एक एकीकृत और कुशल पारस्परिक तंत्र बनाने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले सिनेमा, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण, सह निर्माण और मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये इसका अल्टीमेटली क्या है, इसका उद्देश्य जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही मलयालम फिल्म अच्छपाज, ठीक है, एल्बम, जिसका निर्माण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया गया है, का निर्देशन किसने किया है? दीप्ति पिल्लई शिवन ने किया है, अंजलि मेनन ने किया है, अदूर गोपाल कृष्णन ने किया है, प्रियदर्शन ने किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए, ठीक है। बहुत आसान, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आप ना बता पाए, जो नहीं आपको आता होगा, ठीक है। चलिए, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। और चूंकि देखो, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री किसी मंदिर का नाम, किसी ऐतिहासिक स्थल का नाम, किसी मस्जिद का नाम, या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल या पर्यटक स्थल या सांस्कृतिक स्थल का नाम लेते हैं, मन की बात में उसका जिक्र करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, या कोई भी चर्चाओं में अगर रहता है या राष्ट्रपति जी के संबंध में ऐसा होता है, तो वो स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से।
अब आप लोग दुनियादारी वाली बातें देखते, क्रिकेट देखते रहते, कौन जीता कौन हारा, उससे नहीं कुछ मतलब है विशेष खास, ठीक है। इक्का दुक्का प्रश्न आता है क्रिकेट से, आप कर ले जाएंगे, लेकिन ये सब प्रश्न आपके क्या होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदिचुंग नगरी, ठीक है, में नवनिर्मित श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की शाश्वत सांस्कृतिक विरासत और सेवा परंपरा का जीवंत प्रतिज्ञा है, उदाहरण भी है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे तो यह भव्य मंदिर श्री आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथन महास्वामी जी, ठीक है, को समर्पित पहला एक स्मारक है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में किया गया है। अब यही फैक्ट जो अब चर्चा में है, आर्ट एंड कल्चर में डायनेमिक सेक्शन में चला जाएगा। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न पता नहीं कहां से आ गया। पता नहीं कैसे इसलिए आ गया क्योंकि आपने करंट को नहीं पढ़ा था, आप पढ़ के निकल गए जस्ट। तो ये आपको ध्यान, और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इस मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक वास्तुकला शैली में किया गया है, ठीक है। तो आपको द्रविड़ वास्तुकला शैली में इसको नजर आएगा, जो दक्षिण भारत की ऐतिहासिक मंदिर निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए मठ के इतिहास की हम बात करते हैं तो श्री आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। पीएम मोदी ने इस मठ के 9 मार्गदर्शक सिद्धांतों के संकल्प पर भी जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ज्वालापीठ और श्री काल भैरव मंदिर का भी दर्शन किया था, ठीक है। बस बाकी इसमें कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की बातें लिखी गई, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, इन्होंने कैसे कैसे काम किया इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलो बस अब आप बताइए, प्रश्न पढ़िए, इसको तो बताइए। कर्नाटक के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में स्थित श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर किस महान संत और आध्यात्मिक गुरु को समर्पित एक स्मारक है? श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी, श्री बसवेश्वर जी। बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी हमने बताया था, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य पर एक प्रश्न आता है एग्जाम में, याद आ रहा है? किस चीज के जनक है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, दैतवाद किसके जनक है और इनका नाम क्यों चर्चाओं में रहता है? हिस्ट्री में प्रश्न यहां से आता है, हिस्ट्री में, ठीक है। क्यों चर्चाओं में रहते हैं भाई साहब बताओ? बहुत बार फैक्ट डेटा इनसे पूछा गया है, बताइएगा मुझे कमेंट करके प्लीज। इसका क्या हो जाएगा? आपका नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो, बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना 1 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश में आधिकारिक तौर पर बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी गई है। इसका उद्देश्य लाखों हथकरघा बुनकरों को बिजली बिल को कम करके आर्थिक राहत और स्थिरता क्या करना है? प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना के तहत पात्र हथकरघा बुनकरों को प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की दी जाएगी, जबकि पावर लूम संचालकों को हर महीने 500 यूनिट तक बिजली बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलो, और बड़े स्तर पर इससे फायदा होगा और योजना के लागू होने से दरअसल हथकरघा परिवारों को प्रतिवर्ष लगभग 8,640 रुपए की बचत होगी, जबकि बिजली से चलने वाले करघे प्रतिवर्ष 21,600 रुपए तक की बचत कर सकेंगे। तो ये बड़ी बात है अपने आप पे। 150 करोड़ रुपए जो है इस बजट में इसमें दिया गया है, ठीक। चलो बताओ, अब अगले 4 प्रश्नों के उत्तर आप बताएंगे पढ़ के जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्योंकि नींद आने लगती होगी आप लोग को, है ना? बताओ भाई, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप इसको करें ना करें डजंट मैटर, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विद्यालय के रूप में अधिसूचित कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी आप जानते होंगे, है ना? आप किताबें पढ़ते होंगे एनसीईआरटी की। तो ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, इसको जो है शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है आपकी, उसने क्या किया? इसको डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अब इससे एक बात और याद आ गई, पूछा जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कुल कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ये सब पूछता है फैक्ट आप एग्जाम में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो 30 मार्च 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, ठीक है। अब इस नए दर्जे के अनुसार एनसीईआरटी को अब डॉक्टरेट कार्यक्रम, शोध डिग्री और नवीन शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने का अधिकार मिल गया है। तो ये बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है, ठीक है। और वह
देश में नए कैंपस भी खोल पाएगा। इसके साथ ही वह एनसीईआरटी के भोपाल, मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर के 6 क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें रखी गई हैं। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक क्या है, स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब ये फैक्ट क्या हो जाएगा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, चलिए प्रश्न बन जाएगा अब इसके। अच्छा, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? गुणात्मक शैक्षिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और क्या करना, सलाह देना। ये इसका अल्टीमेटली उद्देश्य था, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आप बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। सोचो और फिर बताओ भैया जी लोग, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। क्या हो जाएगा उत्तर? सी मतलब 1, 2 और तीनों कथन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही कथन क्या है इसके सही है एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों के कार्गो प्रबंधन के संबंध में कुछ जानकारी आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, और पोत परिवहन मतलब पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 25-26 के दौरान सामूहिक रूप से 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया। इस प्रकार 904 मिलियन टन के वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में 7.06 की वृद्धि को दर्शाता है। तो यह भी एक खास जो है वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसमें जो है प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने 160.11 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 156.45 मिलियन टन और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने 102.01 मिलियन टन कार्गो संभाला अपने आप पे। तो ये अलग अलग बंदरगाहों ने अलग अलग प्रकार के कार्गो को संभाला। और आप एग्जाम में प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह ये पूछता आप एग्जाम में, क्या प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका क्या करिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा बस। ठीक, चलो, बाकी ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के पॉइंट आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी बस इतना आपको ध्यान रखना कि भाई कितना इसमें वृद्धि दर्ज की गई बस। ठीक है, चलो अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी प्रमुख बंदरगाह, जैसे कि मैंने बताया कि प्रमुख बंदरगाहों की अवस्थिति, उसका लोकेशन कहां पर है और कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है और कौन सा बंदरगाह जो है क्या है आपका कृत्रिम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो भाई, यह अभी आपको बताना है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों के कार्गो प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, क्या सही नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में आते हैं और ये शब्द आप ध्यान नहीं देते हैं। सही है पर पहला पढ़ के थर्ड से टिकला के चले आओगे तुरंत। अगर पहला सही होगा, ठीक है, तो तुरंत वही गलती करके चले आओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सा नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, ये सही नहीं है अपने आप। ठीक है, चलो अब आज आपके लिए प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक, बाकी आज आपके लिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? इस पर कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप चाहें तो इसको लिख करके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर जो है आप पता कर सकते, मतलब बातचीत कर सकते हैं। 8604409201। ठीक, और इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे जो भी कोर्सेज चलते हैं ना, उन सभी कोर्सेज में भी आपको एनरोल होने के लिए आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल हमने प्रश्न पूछा था असहयोग आंदोलन पर, जिसका उत्तर यहां पर आराम से दिया गया है। आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं और जो भी आपकी चीजें होंगी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बाकी हमारे सारे कोर्सेज चल रहे हैं। किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना होगा उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऊपर दिया गया नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके। कल हम लोग मिलेंगे। बाकी 1 मई से हम लोग लाइव आकर के 10:30 बजे इस क्लास को किया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं?
क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।